हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त सिर्फ दो एक्सचेंजेस हैं SSCP से लाइसेंस एक्सचेंजेस। एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है और एक पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है। इसका पुराना नाम जब ये सेटअप हुआ था नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज था। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऊपर कमोडिटीज़ के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं। सिर्फ इस वजह से किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर देना कि आपके किसी दोस्त ने किया या आपने कोई ऐड देखा है या इंटरनेट पे आपको किसी ने कहा है कि आप ये इन्वेस्ट करें, जिसको टिप कहते हैं हमारी आम ज़ुबान के अंदर, उसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। सोच समझ के करनी चाहिए। ह्यूमन साइकी है अनफॉर्चुनेटली कि लॉसेस आप एक्सटेंड करते रहते हैं और फिर इवेंचुअली चूँकि लेवरेज मार्केट है तो वो पोजीशन आपको काटनी पड़ती है और जब नफ़ा होता है आपको तो उसे फटाफट बुक कर देते हैं। स्टॉक्स में भी यही होता है, फ्यूचर्स में भी यही होता है। आरती दो काम करते हैं। आरती ब्रोकरिंग करते हैं और दूसरा ट्रेडिंग पोजीशंस लेते हैं। हमने पूरी सोने की वैल्यू चेन को अब डॉक्यूमेंट कर दिया है एक नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जब ये हज़ारों लाखों मिलियंस ऑफ यूज़र्स को पता चला कि आसानी से आप गोल्ड ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आएगी। पैसा आपने हमेशा जो भी चेक लिखना है या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है वो हमेशा PMX के अकाउंट में करना है। कभी आपने ब्रोकर के अकाउंट पे नहीं करना, कभी किसी और एंटिटी के अकाउंट पे नहीं करना। और जब आपने पैसा निकलवाएंगे PMX ही आपके बैंक अकाउंट में, हमारे बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। आज की जो एपिसोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वीक है ये फाइनेंशियल लिटरेसी का वीक है और ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम आपको एजुकेट कर सके कि कैसे आपने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है। एक तो इन्वेस्टमेंट करनी तो है, लेकिन काफ़ी ऐसे ज़राए हैं जो कि इल्लीगली भी आपके इन्वेस्टमेंट लेकर मैनेज कर रहे होते हैं और इसमें एक बहुत ज़्यादा जो फ्रॉड होता है वो फॉरेक्स के केस में होता है। जो फॉरेक्स के डिफरेंट ऐप्स आई हुई हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल कि लेजिटिमेट हैं। मे बी आपको पैसे किसी रीज़न के ऊपर आप इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन अगर आपके पैसे ही डूब जाएं तो दिस इज़ अगेन समथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो आज की जो एपिसोड है वो हम आज PMEX के जो CEO साहब हैं खुरम साहब, उनके साथ कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव यही कि हम आपको एजुकेट कर सकें कि आपने इन्वेस्टमेंट सेफली और सही तरीके से कैसे करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का वीक भी फाइनेंशियल लिटरेसी रिलेटेड चल रहा है, सो वी थॉट कि दिस इज़ द राइट टॉपिक टू एड्रेस एज वेल। अभी क्वाइट रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैंने देखे थे, काफ़ी स्कैम्स हुए हैं, काफ़ी डिफरेंट तरीके से वो कर रहे हैं। सो अगर थोड़ा सा PMEX के बारे में आप बता सकें ताकि लोगों को भी समझ आए कि क्यों उनको इन्वेस्टमेंट ख़ास तौर पे जो करेंसीज़ में या डिफरेंट कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, दिस इज़ द ओनली लेजिट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। सो अगर PMEX को थोड़ा बता दें ताकि लोगों की आसानी। जी ज़रूर। सो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त सिर्फ दो एक्सचेंजेस हैं SSCP से लाइसेंस एक्सचेंजेस। एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है और एक पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है। इसका पुराना नाम जब ये सेटअप हुआ था नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज था, लेकिन चूँकि अब हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी इस पर ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, तो बोर्ड ने बेहतर ये समझा कि इसका नाम मर्केंटाइल एक्सचेंज रख दिया जाए। इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम CME शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। तो स्टॉक ट्रेडिंग तो मेरे ख्याल में आपके तवसत से भी और लोगों में एक जनरल, चूँकि ख़बरों शबरों में सुनते रहते हैं लोग, उनको सबको पता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, कंपनीज़ के शेयर ट्रेड होते हैं। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऊपर कमोडिटीज़ के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं और इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि फ्यूचर होता क्या है। असल में फ्यूचर फंडामेंटली एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है और उसका मैं बेस्ट एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ कि आप अगर किसान हैं और आप अक्टूबर में खड़े हैं और आपके पास 25-30 एकड़ रकबा है जिसके ऊपर आपने काश्त करनी है और आपने ये डिसीजन लेनी है कि आपने उसके ऊपर गंदम उगानी है या आपने आलू बीजने हैं उस रकबे के ऊपर, तो इस वक्त आपके पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है ये इन्फर करने का कि जब अप्रैल आएगा और आपकी फसल तैयार होगी गंदम की तो उस वक्त प्राइस क्या होगी। सो पूरी दुनिया में अब जहाँ पे डेवलप मार्केट्स हैं वहाँ पे फार्मर्स फ्यूचर्स एक्सचेंजेस को इस्तेमाल करते हैं अपनी प्राइस को लॉक करने के लिए जब उनका हार्वेस्ट आती है। सो अगर मैं किसान हूँ, मुझे नज़र आ रहा है एक फ्यूचर एक्सचेंज आपके मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर वीट की ट्रेडिंग हो रही है, फ्यूचर ट्रेडिंग हो रही है और मैं 90 दिन बाद का फ्यूचर उस पर ट्रेड कर सकता हूँ, तो मैं
बड़ी आसानी से ये डिटर्मिन कर सकता हूँ कि जब मेरी फसल तैयार होगी तो कितनी उसकी प्राइस मिलेगी, और वो प्राइस मैं आज ही बेच देता हूँ। अच्छा, फ्यूचर्स, चूँकि आप फ्यूचर में सौदा कर रहे हैं, जब आप शेयर ख़रीदते हैं तो आपको शेयर की पूरी कीमत देनी पड़ती है। जब आप स्पॉट ट्रेड करते हैं किसी कमोडिटी की, तो आपको उस कमोडिटी की, चूँकि आप डिलीवरी फौरी तौर पे मिल जाती है, तो आपको उसकी पूरी कीमत देनी पड़ती है। ये चूँकि एक हेजिंग टूल है, तो इसके अंदर आप एक फ्रैक्शन दे के, जिसको आप आसान ज़बान में बयाना कह लें, वो बयाना जमा करवा के एक्सचेंज के पास आप सारी मिकदार की पोजीशन लेने, ख़रीदने या बेचने का राइट आप ले लेते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 100 रुपये की गंदम बेचनी है, हम आपको कहेंगे कि आप हमारे पास 5 रुपये जमा करवाएं और 100 रुपये की गंदम बेचते हैं अप्रैल में। अब डेली बेसिस के ऊपर ये प्राइसेस मार्क टू मार्केट होती रहती हैं, और जैसे ही आपके हक़ पे प्राइस जाती है, आपके अकाउंट में 1 रुपये, अगर 1 रुपये आपके हक़ में गई है कीमत, तो आपके अकाउंट में 1 रुपये आ जाता है। अगर प्राइस की एडवर्स मूवमेंट हुई है और आपको 1 रुपये का नुकसान हुआ है किसी दिन, तो वो पैसा आपके जो 5 रुपये जमा करवाए होते हैं, वो 1 रुपये निकल के जो ख़रीदार होता है उसके अकाउंट में चला जाता है। तो इसको मार्क टू मार्केट मैकेनिज़्म कहते हैं। तो ये सारा प्रोसेस एक्सचेंज रन करता है ओवर द लेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और जब कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है, उस वक्त जो भी नफ़ा नुकसान होता है वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर आपको नफ़ा हुआ है, आपको उतने पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आपको लॉस हुआ है, तो आपकी जो इक्विटी थी उसमें से उतने पैसे निकाल के हम, जो ख़रीदार है या जो दूसरी साइड पे बायर या सेलर है, उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो इससे आप एक कम इन्वेस्टमेंट के साथ लेवरेज को इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर में सौदे लॉक कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे दर्जनों कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो लोग ट्रेड करते हैं। ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स जिसको मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो अगर आप गोल्ड में पोजीशन लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि आप पाकिस्तान में बैठ के नैस्डैक इंडेक्स के फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं, S&P के फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप डॉलर बायर मूव करें, वहाँ पे आप अकाउंट खोलें और फिर जाके उन इंडेसेस में इन्वेस्ट करें। आप पाकिस्तान में बैठ के इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रूड ऑयल में कर सकते हैं, ब्रेंट में कर सकते हैं, गोल्ड में, कॉपर, एल्युमिनियम। सो इस तरह के दर्जनों कमोडिटीज़ हैं जिसके अंदर आप फ्यूचर में उसकी क्या प्राइस होगी उसके ऊपर एक पोजीशन ले सकते हैं, लेवरेज के ऊपर काम कर सकते हैं, और अपने रिस्क को हेज कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए। PSX का मुझे अभी डेली, चूँकि मैं डेली बेसिस पे ट्रैक नहीं करता, लेकिन 15, 20, 25 अरब का काम होता है टिपली ऑन अ गुड डे PSX। PMX के ऊपर हमारा भी रिसेंटली जो पीक वॉल्यूम था वो 92 अरब का था, और अब आजकल अगर आप देखें तो तकरीबन 50, 60, 70 अरब रुपए का डेली काम होता है PMX के ऊपर। चूँकि लेवरेज मार्केट है, एक्विटी कम होती है, सो पीपल ट्रेड ऑन लेवरेज, तो उसकी वजह से वॉल्यूम के नंबर्स हमारे काफ़ी बड़े हैं। सो इट्स अ फेयरली लिक्विड मार्केट नाउ। तो ये PMX है, और इसका डिफरेंस फ्रॉम PSX। तो आपने जो पहले बात की वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर एक पाकिस्तानी शहरी हैं और आपने किसी भी किस्म की ट्रेडिंग करनी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 इदारे हैं जो लेजिटिमेट हैं, रेगुलेटेड हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, और आपको प्रोटेक्शन ऑफ़र करते हैं इन केस कोई फ्रॉड होता है आपके साथ। एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है और दूसरा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है। ये जितने इदारे, और मुझे कोई इसमें आर नहीं कि मैं इदारों का नाम लूँ, ये OctaFX हो गया, और बाइनेंस हो गया, और जितने आप एक्सनेस हो गया, जितने आप एड्स देखते हैं इंटरनेट के ऊपर, बहुत सारे लोग मुझे आके बताते हैं कि उन्होंने इन इदारों के साथ अकाउंट खोला, तो ये कम्प्लीटली अनरेगुलेटेड हैं, ये प्रोटेक्टेड नहीं है, आपके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, कोई रिकॉर्स नहीं है आपके पैसे के। एक तो आप मुल्क का पैसा फॉरेन एक्सचेंज बार ट्रांसफ़र करते हैं लोगों के पास, और अक्सर फिर नुकसान उठाते हैं, और फिर अगर आपके साथ कभी कोई फ्रॉड हो जाए तो आपके पास कोई लीगल रिकॉर्स नहीं होता। हम दोनों, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, ये दोनों SCCP रेगुलेट करता है, एक फेडरल इदारा है, और हमारे साथ जो एसोसिएटेड कंपनीज़ हैं, कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूट्स हैं, जिस तरह CDC है और NCCPL है, ये इदारे भी SCCP रेगुलेट करता है। तो आपका ये जो सारा इकोसिस्टम है, ये एक बड़ा, और SCCP इज़ अ वेरी टाइट रेगुलेटर। आप इससे पहले आप अपनी कहानियाँ भी बता रहे थे कि SCCP बड़ी एक हॉकाय रखता है इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और इनकी इजाज़त के बगैर हम पर भी नहीं मार सकते। तो मेरी आपके तवसत से यही दरख्वास्त होगी सारे इन्वेस्टर्स को कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, बेशक वो स्टॉक में हो या कमोडिटीज़ में हो, वो ट्रेडिंग आप इन 2 रेगुलेटेड इदारों के अलावा और कहीं ना करिए।
मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, इवन रेगुलेटर्स की आपने बात की, एक वर्ड है फॉरेक्स जो कि कहीं ना कहीं PMAX से ही एसोसिएटेड है, लेकिन बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट है। इवन विद इन द इंस्टीट्यूशंस आप जाएंगे तो मे बी बहुत ज़्यादा स्कैम्स इसी नाम के ऊपर होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो प्रोडक्ट बुरा है। मे बी कोई बंदा गलत तरीके से कर रहा है, कल को अगर किसी ने गलत तरीके से किसी की इन्वेस्टमेंट लेके स्टॉक मार्केट में डाल के पैसे डुबोए तो स्टॉक मार्केट का तो मसला नहीं, तो उस बंदे का मसला है। तो ये जो वर्ड के साथ इतनी नेगेटिव एसोसिएशन है, इवन फिर आम लोगों पे भी जाएं तो फॉरेक्स का नाम सुनते तो पहले ही लोग हाथ खड़े कर देते हैं कि क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना, इस तरह नहीं करना चाहिए। सो इसको कैसे आप एड्रेस कर सकते हैं ना, यहाँ पे लोग आपके PMAX में भी आएंगे तो वो भी करेंसीज फॉरेक्स एक ही वर्ड होगा, लेकिन ये जो नेगेटिव सेंटीमेंट इसके साथ इतना टाइटली एसोसिएटेड है, जो कि मे भी लोग जो करना चाह रहे हैं, इट्स नथिंग, ये तो एक एक्सचेंज की तरह हो गया ना। आप एक्सचेंज में जाके डॉलर देते हैं, 280 रुपया लेंगे, 280 देंगे, डॉलर ले लेंगे। इसी एक्सचेंज के ऊपर फॉरेक्स करेंसीज भी करती हैं। फिर हर मुल्क की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर करेंसी की स्ट्रेंथ ऊपर या नीचे जा सकती है, लेकिन उसको इतना नेगेटिवली क्यों लिया जाता है हमारी इन्वायरमेंट में, इंस्टीट्यूशंस के अंदर और इवन रेगुलेटर्स के साथ भी? देखिए, फॉरेक्स को अगर आप एज ए जेनेरिक टर्म लें तो उसका तो मतलब सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज है, उसका कॉन्टेक्स्ट इज़ व्हाट मैटर्स। उसके साथ हो सकता है नेगेटिविटी एसोसिएटेड हो। मेरे ख्याल में मैंने कम से कम जहाँ तक देखा है, ज़्यादातर नेगेटिविटी फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ एसोसिएटेड है, और उसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क में के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो लोगों को इंटाइस करते रहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, कि डॉलर ख़रीद लो, पाउंड ख़रीद लो, जापानीज़ येन ख़रीद लो, बेच लो। और चूँकि लेवरेज प्रोडक्ट्स हैं तो लोग अनफॉर्चुनेटली जो इस फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझते नहीं हैं, करेंसी के डायनामिक्स को नहीं समझते, मुल्कों के डायनामिक्स को नहीं समझते, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को नहीं समझते, वो जब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं ग्रीड की बेसिस पे। देखिए, इसमें होता क्या है, आप मोस्ट करेंसी पेयर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 1% मार्जिन पे ट्रेड होते हैं, जिसका मतलब है कि आपने अगर ₹1 की इक्विटी है आपके पास, इवन अगर आप PMX के अंदर ये ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ₹1 की इक्विटी से आप ₹100 की पोजीशन ले सकते हैं। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, ₹100 की पोजीशन पे अगर आपको 1% नफ़ा होता है तो आपको ₹1 मिला, आपका ₹1 डबल हो गया, तो आपको 100% प्रॉफिट हुआ आपकी इक्विटी पे। तो लोग इस लालच के अंदर इन एवेन्यूज़ में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि मैं बड़े जल्दी से, क्योंकि 1% पोजीशन मूव होगी, वो तो एक दिन में भी हो सकती है, तो एक दिन के अंदर आप एसेंशली अपनी इक्विटी को डबल कर लेते हैं। सो जब लोगों को एंटाइस किया जाता है और फंसाया जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के चंगल में, वो यही एग्जांपल्स दे के फंसाया जाता है। लेकिन इसका इन्वर्स भी ट्रू है, जो आपके इन्वेस्टर्स को और लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आपने ₹1 दे के ₹100 की पोजीशन ली है और आपकी इक्विटी सिर्फ ₹1 है, तो वो अगर 1% नेगेटिव मूव करती है मार्केट, तो आपकी सारी 100% इक्विटी इरोड भी हो जाती है। सो इसका बहुत सारे ब्रोकर्स ने फ़ायदा उठाया है। हमारे मुल्क के अंदर बहुत अनरेगुलेटेड फॉरेक्स ट्रेडिंग हाउसेज ऑपरेट कर रहे थे जब तक ये SECP ने क्लैम्प डाउन नहीं किया, बल्कि अभी भी करते हैं, आई एम श्योर, ये लोग आके बताते रहते हैं। लेकिन ये SECP का और हमारे इदारों का काम है कि इन इलीगल ब्रोकर्स के पास जाएं, इनको बंद करवाएं और इनके इन्वेस्टर्स को एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आएँ, क्योंकि स्पेशली अब ये प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है। सो PMX के ऊपर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे जो विच आर अ सब्स्टिट्यूट फॉर सम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट पीपल ट्रेड ऑन दीज इलीगल अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स। तो अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, आप रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर करें। और मेरी सजेशन हमेशा यही होती है कि आप तब तक कोई पोजीशन ना लें, पहले उसको समझें। ये सरमाया जैसे प्लेटफॉर्म्स इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं कि आप सीखें पहले कि आप क्या करने जा रहे हैं, उसके डायनामिक्स को समझें, उसकी मार्केट को समझें, उसकी कॉस्ट को समझें, कमीशन स्ट्रक्चर्स को समझें, फिर एवेलुएट करें क्या ऑप्शंस हैं, और हमेशा उस चीज़ में इन्वेस्ट करें जिसके ऊपर आपकी कोई पोजीशन हो या आपका कोई नॉलेज हो, ताकि आप उस अपनी पोजीशन को मैनेज भी कर सकें। सिर्फ इस वजह से किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर देना कि आपके किसी दोस्त ने किया या आपने कोई ऐड देखा है या इंटरनेट पे आपको किसी ने कहा है कि आप ये इन्वेस्ट करें, जिसको टिप कहते हैं हमारी आम ज़ुबान के अंदर, उसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर नहीं हैं और इस मार्केट के डायनामिक्स को नहीं समझते, लेवरेज के ऊपर, बहुत ज़्यादा लेवरेज के ऊपर कभी ट्रेड ना करें।
इवन दो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर करते हैं कि आप लेवरेज कर सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि यू हैव टू अवेल ऑल ऑफ दैट लेवरेज. आपके पास अगर 1 रुपया है तो कभी भी 100 रुपये की पोजीशन ना लें. अगर आपके पास 1 रुपया है तो आप 10 रुपये की पोजीशन ले लें, 5 रुपये की पोजीशन ले लें. तो ये प्लेटफॉर्म आपको ऑफर करते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की बातों में आ जाते हैं. सादे इन्वेस्टर्स हैं, एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है हमारी, स्पेशली इन्वेस्टमेंट अरीना के अंदर बहुत सारे अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास. तो जो ये फ्रॉडस्टर्स होते हैं ये इस रियलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों को अपने ट्रैप में डालते हैं. हमारे जैसे मुल्क में जिस तरह डबल शाह जैसे स्कैंडल होते रहते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि लोगों में जनरल अवेयरनेस नहीं है. आपको एक झूठा एग्जांपल दे के, थोड़ी सी टोपी घुमा के लोगों को एंटाइस कर लिया और फिर लोगों के करोड़ों रुपए लगवा लिए और बाद में भाग गए, किसी को पता नहीं. यहाँ पे ना एक तो चलें रेगुलेटेड एक ब्रोकर है और आपको पता है कितना टफ हमारे पे रेगुलेशंस का एक होता है. कुछ तो ऐसे फॉरेक्स का वर्ड यूज़ करेंगे, इसी नाम से वो जाने जाते हैं सोसाइटी के अंदर, जो कि एक्चुअली सिर्फ एक सर्वर लगा के बैठते हैं, कोई इंटरलिंक नहीं होता किसी के साथ. एंड दे नो 95 to 99% ऑफ द पीपल ने लॉस ही करना है. सो व्हाट दे डू कि वो आपसे पैसे ले लेंगे और आपको एक डमी अकाउंट में उतने ही पैसे रिफ्लेक्ट होंगे. आपके पास भी एक ऐप आ गई जिसमें $1000 नज़र आ रहा है, जो मैंने डिपॉजिट किया था वो तो नज़र आ रहा है. यू विल इवेंचुअली लूज़ दैट $1000. उनको भी पता है ये लूज़ कर देंगे. एंड दे विल कीप द मनी एंड दे विल टेल यू कि यार एक और दफ़ा करना. मुझे अभी याद है 2 साल पहले ना एक भाई मुझे मिले थे इसी इंट्रोडक्शन से कि ये इस तरह का काम करें. मैं वैसे मिला, भाई बताओ जी आप क्या काम कर रहे हो. जी मेरी तो अपनी मिल है. मैं कहा आपका तो मुझे बताया था कि आपका तो इस तरह कारोबार इस तरह का है. कहता नहीं वो जो मिल का जो ओनर है ना, वो हर दूसरे तीसरे महीने जब भी प्रॉफिट होता है मेरे पास ही आता है, सारा पैसा डालता है. तो इसका मतलब है जो प्रॉफिट है वो तो मेरे पास ही आ रहा है ना, वो तो कुछ नहीं रख रहा है. आगे पहले अपने आप को लिक्विडेट करता है, फिर जाता है, फिर 2-3 महीने मेहनत करता है, फिर प्रॉफिट लेता है, फिर आता है, फिर लिक्विडेट करता है, फिर जाता है. तो मैं तो मिल का ओनर ही हूँ. तो आइडिया ये है कि वो इतने ज़्यादा हैं. इवन आप इस्लामाबाद में करें तो 40-50 तो शायद आपको सामने ही नज़र आ जाए. तो यहाँ पे लोगों को ये समझना चाहिए, लोग घबराते किससे हैं कि टैक्स कटता है, कमीशन थोड़ा ज़्यादा है, और लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड कि दे डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑफ देयर मनी. कल को सर्वर बंद हुआ, इवन आपको प्रॉफिट भी हो रहा होगा और आपको नहीं मिलेगा. और इन लोगों का तरीक़ेकार ये है कि एक बंदे का तो प्रॉफिट होगा जिसको वो रिवॉर्ड भी करेंगे, हाँ यार इसका प्रॉफिट हुआ था ये लो, और गाड़ी लेना, और गाड़ी लेके सबको बताना कि इसके तरीके से मिली. उस गाड़ी के चक्कर में जिनको वो बताएगा ना, वो भी पैसे लेकर आएंगे कि हमने भी करना है. ये क्या है? और आई थिंक ये क्या ऐसा नशा ऐसा है ये कि पीपल विल कम, लूज़ द मनी, गो बैक, वर्क हार्ड, मेक द मनी, कम, इन्वेस्ट, लूज़ द मनी, देन वो एक सर्कल है जो चलता ही रहता है. ग्रीड एज ओल्ड, इसका कोई हल नहीं है. और इसका हल सिर्फ यही है कि आप जितने लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, जितनी उनकी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, जी उतनी आप बढ़ाएं. लोगों को हमेशा इनकरेज करें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेट करें. शॉर्ट टर्म ये जो होता है ना कि 2 मिनट में पैसे लगाएं और डबल कर लें पैसे 2 दिन के अंदर अंदर, ये ज़रूर होते होंगे, बहुत सारे ट्रेडर्स होते होंगे जिनके छक्के ऐसे लगते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द नॉर्म. इन्वेस्टमेंट के अंदर जिसने भी ज़्यादा पैसा बनाया है सस्टेन्ड बेसिस पे और उसको रिटेन किया अपनी वेल्थ को, वो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और उन एरियाज़ के अंदर किए हैं जिनकी उनको समझ बूझ थी. दुनिया भर में एग्जांपल्स भरे पड़े हैं. हाँ, छक्के ज़रूर लगते हैं लोगों के, तुक्के भी लगते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो हर एक के लिए एप्लीकेबल है. तो हमें, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है कि इसको हम चेंज करें. तो एक ह्यूमन साइकी है कि जब भी, और इसके ऊपर काफ़ी तहकीक भी हुई है, कि जब भी आप प्रॉफिट होता है आप उसको, उस पोजीशन को जल्दी से काट लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट आप बुक करना चाहते हैं जल्दी जल्दी. और जब आपका लॉस हो रहा होता है तो आप उसको एक्सटेंड करते रहते हैं और आप नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह ताला इसको स्टॉक को ऊपर लेके जाए, फ्यूचर की प्राइस ऊपर लेके जाए ताकि मेरा नफ़ा हो. तो ह्यूमन साइकी है अनफॉर्चुनेटली कि लॉसेस आप एक्सटेंड करते रहते हैं और फिर इवेंचुअली चूँकि लेवरेज मार्केट है तो वो पोजीशन आपको काटनी पड़ती है, और जब नफ़ा होता है आपको तो उसे फटाफट बुक कर लेते हैं. स्टॉक्स में भी यही होता है, फ्यूचर्स में भी यही होता है. अच्छा, एक आपने बात बड़ी ज़बरदस्त की थी कि ज़्यादातर हमारी भी एक प्राइवेट कम्युनिटी है, सरमाया.pk कम्युनिटी ने बनाई हुई है, और ज़्यादातर क्वेश्चन ये होते हैं कि यार पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्ट करना है तो बताओ क्या तरीक़ेकार है, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड एवरीवन बेसिकली स्टार्ट मेकिंग वीडियो, आप इस प्लेटफॉर्म पे जाओ, यहाँ डॉक्यूमेंट दो, ये सारी चीज़ें कर सको. लेकिन ये सारी चीज़ें आपके प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हैं. अभी के टाइम पे क्या हम स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? एप्पल का शेयर, फेसबुक का शेयर, ये अवेलेबल है PMEX की उसके ऊपर? हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर. इस वक्त आप इंडिसेस के फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने एक दफ़ा पहले भी कोशिश की थी मेरे ज्वाइन करने से पहले PMX में, और अब मैं दोबारा कोशिश करूँगा
कि हम कम से कम ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर इंटरेस्ट है लोकल इन्वेस्टर्स का, उनकी ट्रेडिंग भी हम यहाँ पे इनेबल करवाएंगे। उसका एक जो चैलेंज है ना, वो है हेजिंग का। अगर तो आपकी एक लिक्विड मार्केट हो और बाइंग और सेलिंग से ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड्स ऑफसेटिंग ट्रेड्स हो रही हैं तो फिर तो कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन जब भी आपकी लिक्विड मार्केट होती है तो उसमें आपको मार्केट मेकर्स को इंगेज करना पड़ता है, ताकि जब आप बाई का सौदा लेकर आए हैं तो ऐसा ना हो कि सेल करने वाला कोई ना हो, जब कोई सेल का सौदा लेकर आए तो बाई करने वाला कोई ना हो। तो हम फिर इंसेंटिव्स क्रिएट करते हैं मार्केट मेकर्स को, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को, कि आप हमेशा फॉर एग्जांपल एक इंटरनेशनल प्राइस आ रही है किसी शेयर की, तो उसके ऊपर आप एक स्प्रेड लेके तो बायर और सेलर का ऑर्डर आप हमेशा लगा के रखेंगे, और ताकि जब बायर आए तो उसको सेलर मिले और जब कोई सेलर आए तो उसको बायर मिले। अब मसला ये है कि इन मार्केट मेकर्स को इस वक्त आज के दिन कोई प्लेटफॉर्म या एवेन्यू नहीं है अपने रिस्क्स को, अगर वो रिस्क लॉपसाइडेड हो जाते हैं तो उसको हेज करने का कहीं पे। तो मेरी आज भी SCCP के साथ यही डिस्कशन हुई है कि हमें स्टेट बैंक के साथ मिल के उनको अप्रोच करना चाहिए कि जो लेजिटिमेट बिजनेस नीड्स हैं आपके मुल्क की, उसके लिए यू हैव टू ओपन अप some windows or avenues of people to be able to make offsetting trades to cover their risk in market making risk in the local commodities. तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर वो एवेन्यू ओपन हो जाता है तो फिर ये जो कंपनी के शेयर्स, बाहर की कंपनी के शेयर्स हैं, वो हम यहाँ पे ट्रेड करवा सकते हैं, इंडिसेस और हम लेकर आ सकते हैं। बल्कि आजकल तो आपने देखा होगा क्रिप्टो काउंसिल की बातें हो रही हैं, और बाइनेंस के फाउंडर आए हुए हैं हमारे मुल्क के अंदर। वो पता नहीं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन जहाँ तक आपके मुल्क का कानून कहता है इस वक्त क्रिप्टो ट्रेडिंग इज़ बैंड। तो लेकिन हम एक डेरिवेटिव बना सकते हैं बिटकॉइन का फॉर एग्जांपल, क्योंकि फेली लिक्विड मार्केट है उसकी, रुपी डिनोमिनेटेड PKR के अंदर आप जिस तरह सोना आज हम ट्रेड करवाते हैं, आप कि जो भी इंटरनेशनल प्राइस चल रही है उसको हम रुपयों में कन्वर्ट करते हैं, वो रुपये के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर एवेंचुअली रुपये के अंदर ही आप लिक्विडेट करके रुपये आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ हम और भी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कर सकते हैं, अंडरलाइंस के साथ कर सकते हैं। तो अगर तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि ये क्रिप्टो वगैरह के ऊपर कुछ इसके एवेन्यूज़ खोल हैं इन्वेस्टमेंट के, जो मैं पर्सनली स्पीकिंग उसके बड़े अगेंस्ट हूँ, एक्सेप्ट फॉर परहैप्स Bitcoin, which I consider digital commodity because उसका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई उसका कंट्रोल करने वाला नहीं है। सो perhaps one can make a case for that, लेकिन वो जब तक हुकूमत आपको इजाज़त नहीं देती, आपका रेगुलेटर आपको इजाज़त नहीं देता, तब तक हम उसकी ट्रेडिंग नहीं करवा सकते। लेकिन मेरे ख्याल में उसकी डिलीवरी देना, कस्टडी देना would be something that will go against the spirit of जो स्टेट बैंक ने भी रेगुलेशंस लगाई हैं, गिवन के वी हैव अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑलमोस्ट हर वक्त ही रहता है हमारे मुल्क के अंदर। तो अगर हम उनकी उनकी डिलीवरी देना शुरू कर देंगे, फिर उसको एक दफ़ा वो आपके वॉलेट में आ गया, फिर उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। उसको बाहर भेजना कहीं पे या बाहर ट्रैवल करना और वहाँ जाके उसको कन्वर्ट करवा लाना फॉरेन करेंसी में, वो बड़ा आसान हो जाएगा। तो शायद वो इतना मुनासिब ना हो, लेकिन रुपी डिनोमिनेटेड अगर आपने किसी अंडरलाइंग की प्राइस मूवमेंट पे पोजीशन लेनी है तो वो रुपी डिनोमिनेटेड आप कर सकते हैं। तो वो देखेंगे, अगर रेगुलेटर ने हमें इजाज़त दी तो शायद वो भी हम लॉन्च कर दें। क्रिप्टो की तो आपको पता है 20 मिलियन प्लस की तो माशाल्लाह बाइनेंस की शायद यूज़र बेस है जो पाकिस्तान में ट्रेड कर रही है। आई एम श्योर होगी जी। और उनका जो इवन इफ़ यू लुक एट द वॉल्यूम, वो PMEX और PSX दोनों को मिलाए उससे ज़्यादा का मंथली का वॉल्यूम है उनका। और आइडिया यही है कि जहाँ पे इतना ज़्यादा अनरेगुलेटेड एरिया के अंदर इतनी बड़ी आवाम, आई थिंक 10 to 12% ऑफ द होल पॉपुलेशन इज़ इन्वेस्टेड इन ए सिंगल प्लेटफॉर्म, कितना बड़ा रिस्क है फ्रॉम अभी हमने भी 2 बड़े बड़े एक्सचेंजेस देखे जो कि बिल्कुल बंद हुए, लोगों का पैसा भी हुआ। यहाँ पे तो जिस तरह आप कह रहे हैं इन सब में इन्वेस्ट करने का एक नेगेटिव साइड यही है कि खुदा ना खासा ये बंद होते हैं तो देयर इज़ नो वे कि पाकिस्तान में आपको कोई इस पर रिलीफ मिलेगा, बिकॉज दे आर नॉट रेगुलेटेड, किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, एंड यूज़र के नहीं है। एंड देन पीपल ट्राई टू कन्विंस कि यार आपने एक्सचेंजेस में नहीं रखने, आपने हार्डवेयर वॉलेट में रखने, क्योंकि इनका कोई पता नहीं है कल है या नहीं हो तो आपको लॉसेज हो सकते हैं। सो दिस इज़ ए मैसिव मार्केट। अभी क्रिप्टो काउंसिल बनी है जो कि अभी हम बात कर रहे थे, तो आइडिया यही है कि आई डोंट नो व्हाट शेप्स अप, बट वट एवर शेप अप आई थिंक PMEX इज़ द राइट प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ये डिलीवरी वगैरह या सारी चीज़ कर सकते हैं।
और अभी आई डोंट नो हाउ मच यू गाइज आर इन टॉक्स विद द गवर्नमेंट, क्योंकि एक तो प्रॉपर उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर एक पूरी काउंसिल बना दी है, एक सीईओ साहब हैं, फिर बाइनेंस के जो फाउंडर है वो भी, जैसे आपने बात की, वो भी इधर आए हुए हैं. So there is a big potential there as well that we can work on in bringing all these people on this particular platform. और अभी तो मैं सरप्राइज हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर ज़्यादा बात करने वाले लोग हैं, लेकिन द वॉल्यूम विच इज़ जनरेटेड एट PMEX वो बड़ा सरप्राइजिंग है इन टर्म्स ऑफ, आप सिर्फ को रिलेट करें PSX के साथ भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है आपके इसके साइड पे. बिल्कुल जी, इज़ एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म, और मैं इसलिए यहाँ पे भी इसलिए हाजिर हूँ कि लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाई जाए इस प्लेटफॉर्म के बारे में. आपने ये बाइनेंस वगैरह का जिक्र किया, वहाँ पे कोई आपको प्रोटेक्शन नहीं है. PMX के ऊपर कम से कम 4 लेयर्स हैं प्रोटेक्शन की. एक, पहले तो जब भी आप ट्रेड करते हैं आपकी अपनी एक्विटी बैक्ड होती है, उसके बाद ब्रोकर की एक्विटी होती है, उसके बाद हमारा सेटलमेंट गारंटी फ़ंड है जिसके अंदर पैसे पड़े हुए हैं. अगर वो भी लेयर ब्रीच होती है ब्रोकर वाली की, वी कैन टैप इनटू द सेटलमेंट गारंटी फ़ंड. उसके बाद एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ़ंड हमने बनाया हुआ है. सो एक 4 टियर स्ट्रक्चर है जो आपके पीछे खड़ा हुआ है जब आप ट्रेड करते हैं PMX के ऊपर. तो लेकिन ये है कि सोच समझ के ट्रेड करें. हम देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं सोचे समझे बगैर करते हैं, ओवर लेवरेज करते हैं अपने आप को और उसका नुकसान भी उठाते हैं. आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए. जब जो भी चीज़ आप ट्रेड करें उसको पहले उस पर तहकीक करें, उसको समझें और वो पोजीशन लें जो आप सस्टेन कर सकते हैं. ऐसी अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालना जहाँ पे थोड़ी सी भी एडवर्स मूवमेंट आपकी पोजीशन को लिक्विडेट कर देगी और बाद में वो प्राइस बेशक ऊपर भी जाए, आपके फेवर में भी जाए और आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, उसका कोई वो करने का कोई बेनिफिट नहीं है. बिल्कुल सही है. अभी क्वाइट रिसेंटली आपने आई थिंक एग्री के बारे में काफ़ी बातें की, बड़ा आपका एम्बिशियस प्रोजेक्ट लग रहा है. थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, व्हाट इज़ अबाउट हाउ इट कैन बेसिकली मेक द डिफरेंस इन द लोकल मार्केट एज वेल. देखिए, हमारे बोर्ड की विज़न, SCCP का डायरेक्टिव और मेरा अपना पर्सनल पैशन यही है कि ये इस एक्सचेंज के ऊपर जो लिक्विडिटी है उसको हम लोकल इकॉनमी के साथ किसी तरीके से लिंक करें. और उसको लिंक करने का जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो हमारी एग्री कमोडिटीज़ हैं. सो इस वक्त अगर आप हमारा एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग का निज़ाम देखें तो वो एक 1897 का ग्रेन मार्केट एक्ट है, उसके ओरिजिन वहाँ पे जाते हैं. तो एक 125 साल पुराने निज़ाम के तहत हम अपनी मंडियों को रेगुलेट कर रहे हैं इन अ वे. उस ज़माने में ना ट्रांसपोर्टेशन थी, ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, ना कमोडिटी स्टैंडर्ड्स थे, ना कम्युनिकेशन टूल्स थे. तो ज़रूरी होता था कि हर कोई अपनी कमोडिटी लेके एक जगह पे आए, वहाँ लोग इकट्ठे हों, ओपेक सी बोलियाँ लगें और वो अपने पैसे लेके वहाँ से चले जाएं. आज के दौर में इट डजंट मेक सेंस टू डू दैट. आज के दौर में जो एडवांस मुल्क कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि आप एक नेटवर्क बनाते हैं एक्रेडिटेड वेयर हाउसेस का, पूरे मुल्क में उसका आप जाल फैला देते हैं, बजाय इसके कि लोग मंडियों में आए जहाँ पे ओपन थड़े हैं, वहाँ पे जाके आप अपना कमोडिटी को ऑफलोड कर रहे हैं. एंड यू डीलिंग विद अ चेन, व्यापारी, कच्चा आड़ती, पक्का आड़ती, फड़िए, ये सारे लोगों के साथ आप डील करने की बजाय आप एक एक्रेडिटेड वेयर हाउस के अंदर आएँ, वहाँ पे एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से आपकी कमोडिटी को वे किया जाए, उसकी क्वालिटी को ऐसे किया जाए और एक इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद आपको इशू हो जाए. अब आपके पास चॉइस है, क्योंकि आपकी कमोडिटी एक क्रेडिटेड वेयर हाउस के अंदर पड़ी हुई है, आपके पास चॉइस है कि या तो आप उसे उधर ही पड़ा रहने दें, अगर आप समझते हैं हफ्ते बाद, महीने बाद प्राइस इसकी बढ़ जाएगी, आप अभी ना बेचें. अगर आपको लिक्विडिटी का इशू है, आपको पैसे चाहिए, आप उसी रसीद को बैंक के पास जाके प्लेज करवा सकते हैं. अगर फॉर एग्जांपल आपकी लाख रुपए की कमोडिटी है, आप 70-80 हज़ार रुपये का कर्ज़ा ले सकते हैं बैंक से और उससे आप अगली फसल की इनपुट्स वगैरह ख़रीद सकते हैं. तो ये प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में मुतारफ़ हो गया हुआ है, इंडिया के अंदर मुतारफ़ हो गया है, टर्की में है, हर जगह ये हो रहा है. तो एक तो हमारा ये है कि किसी तरीके से ये जो आर्केक, इनएफिशिएंट, वेरी हाई कॉस्ट मंडी का निज़ाम है इंटरमीडिएट करने का, ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को रिप्लेस किया जाए और इसको ये ऑक्शंस और ये ट्रेडिंग PMX के ऊपर मूव की जाए. उसमें चैलेंज ये है कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा मिलकर इसमें काम करना पड़ेगा. हमें वेयर हाउस ऑपरेटर्स चाहिए, वेयर हाउस के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें क्वालिटी असेयर्स चाहिए, हमें कोलैटरल मैनेजर्स चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स कंपनीज चाहिए जो इस इकोसिस्टम का हिस्सा बने, हमें एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें ब्रोकर्स चाहिए, हमें एक टेक सेवी एक ऐसा यूज़र एक्सपीरियंस चाहिए जिसको हमारा किसान समझ सके
और उसके थ्रू एंगेज कर सके इस इकोसिस्टम के साथ, क्योंकि उनके पास अभी ये समझ नहीं है एक सोफिस्टिकेटेड मोबाइल ऐप के थ्रू बाइंग और सेलिंग करने की। तो ये सारे जब एलिमेंट्स इकट्ठे आएंगे तो फिर एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा दैट विल रिप्लेस दिस आर्केक मंडी का निज़ाम हमारे मुल्क के अंदर। तो एक तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि एक बड़ा चैलेंजिंग एंडेवर है और बहुत सारे लोगों को इकट्ठे मिल के आना है, एक लो हैंगिंग फ्रूट ये है कि आप कमोडिटीज़ की फ्यूचर्स ट्रेडिंग शुरू करें, जिसमें हमने 2 कमोडिटीज़ को भी आइडेंटिफाई किया है। एक शुगर, क्योंकि शुगर की ऑलरेडी, और ये मुझे पता नहीं था, जब मैंने इसकी तहकीक करना शुरू की तो पता चला कि शुगर में ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इनफॉर्मल मार्केट एग्जिस्ट करती है शुगर की ट्रेडिंग की, और ये अरबों रुपए की ट्रेड होती है इसमें। तो सबसे पहले, और ये व्हाट्सएप के ऊपर बनी हुई है, व्हाट्सएप के ऊपर एक्सचेंजेस बने हुए हैं, और उन्होंने अपनी नोटेशन भी रखी हुई है कि बाय सेल कैसे लगाना है, अपना इनका क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का निज़ाम है, और इस इनफॉर्मल मार्केट में चंद बड़े हैं जो ये सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करते हैं, जो मुझे बताया गया। तो हम पहले तो ये चाह रहे हैं कि जो सारी शुगर की इनफॉर्मल ट्रेडिंग है इसको हम एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आएँ। और दूसरा हमने आइडेंटिफाई किया है वीट इसलिए कि वीट में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी। तकरीबन 5 से 6 मिलियन टन गंदम हर साल, विच इज़ ऑलमोस्ट 20-25% ऑफ द प्रोडक्शन, वो गवर्नमेंट ख़रीदती थी। इसके फूड डिपार्टमेंट ख़रीदता था या पास्को ख़रीदता था, फेडरल अदारा है वो। अब चूँकि एक IMF का प्रेशर है कि गवर्नमेंट ने ये वीट के प्रोक्योरमेंट से बाहर निकलना है और ये मार्केट में जो भी इनकी इंटरफेरेंस वगैरह होती है उसको कम करना है, बल्कि एलिमिनेट करना है अगले साल तक गालिबन। तो अब हम देख रहे हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने वीट के प्रोक्योरमेंट के निज़ाम से बाहर निकलना शुरू कर दिया। पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कोई गंदम नहीं खरीदी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 3-4 मिलियन टन गंदम खरीदती थी। दैट हैज़ क्रिएटेड अ मैसिव होल दैट हैज़ टू बी फिल्ड बाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स। और जब तक एक एफिशिएंट निज़ाम एग्जिस्ट नहीं करता इस वीट को ट्रेड करने का, तब तक वही होगा जो हमने देखा पिछले साल। गंदम की प्राइस एकदम फॉल कर गई। अब ये गंदम आनी शुरू हुई है। अभी मेरे ख्याल में 2 हफ्ते पहले अगर आप देखें तो गंदम 2900 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रही थी। अब गंदम 2100 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो ये इसी वजह से हो रहा है कि एक एफिशिएंट प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे लोग इजीली ये गंदम खरीद सकें और बेच सकें। तो आई थिंक शुगर चूँकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी मार्केट थी, और वीट इसलिए कि गवर्नमेंट चूँकि निकली है एंड दैट इज़ क्रिएटेड अ बिग अपॉर्चुनिटी, तो हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स को PMX के ऊपर ला के ट्रेड करवाना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर हम बड़ा एक्टिवली आजकल एंगेज हुए हैं SCCP के साथ। सो इंशाल्लाह हमें जब जैसे अप्रूवल इसका मिल जाएगा, हम तो चाह रहे हैं कि जो वीट का सीज़न है इसके ऊपर भी हम कोई ट्रेडिंग कर सकें। शुगर तो सारा साल ट्रेड होती रहती है, तो वो जैसे ही हमें अप्रूवल आएगा हम शुगर की ट्रेडिंग शुरू कर देंगे इंशाल्लाह PMX के ऊपर। एंड व्हाट विल हैपन टू द आरती एंड हाउ इट विल मोर बेनिफिशियल फॉर द फार्मर? 2 तरह के आरती होंगे मेरे ख्याल में, जो मैंने कम से कम देखे। एक तो ये है कि एक वो आरती होगा जिसको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि अगर मैं इसी निज़ाम के साथ वाबस्ता रहूँगा तो मैं सिर्फ वही कमोडिटी ट्रेड कर सकता हूँ जो मेरे थड़े पर आकर उतर रही है मंडी के अंदर। और वो हर आड़ती का अपना है कि कितनी क्वांटिटी आ रही है उसके पास, कितनी क्वांटिटी वो ख़रीद रहा है, बेच रहा है। अच्छा, आड़ती दो काम करते हैं। आड़ती ब्रोकरिंग करते हैं और दूसरा ट्रेडिंग पोजीशंस लेते हैं, राइट। सो ब्रोकरिंग में ये है कि इस वक्त उसका मार्केट महदूद है, उस कमोडिटी तक जो उसके थड़े पर आकर उतर रही है उसकी वो ब्रोकरिंग कमीशन उसको मिलती है। एंड ऑल्दो वो 4-5-6% कमीशन लेता है हर साइड से। लेकिन जिस आड़ती को ये समझ आ जाएगी कि अब अगर वो इस नई मंडी का, नई मार्केट का निज़ाम बनेगा तो पूरे पाकिस्तान की कमोडिटी की मार्केट उसके लिए खुल जाएगी। और अगर हम उसको कहते हैं कि वो कम कमीशन ले, 4-6% की बजाय 1% कमीशन ले, आधा % कमीशन ले, लेकिन दैट गेट्स रिप्लेस्ड बाय 10 times द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटी दैट इज़ ब्रोकरिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, वो इस प्लेटफॉर्म को हम एम्ब्रेस करेंगे। दूसरा, जो ट्रेडिंग पोजीशंस लेते हैं वो, दैट पोजीशन इज़ लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी दे हैव टुडे। अगर एक आड़ती के पास आज 1 करोड़ रुपया है तो वो 1 करोड़ रुपये की कमोडिटी की पोजीशन ले सकता है। लेकिन जब वो उसको रियलाइज़ होगा कि इस नई मंडी के अंदर 1 करोड़ की पोजीशन लेके उसकी EWR इशू करवा के, उसे बैंक से फाइनेंस करवा के उसको 2 times 3 times लेवरेज अप कर सकता है और 2 करोड़ की 3 करोड़ की पोजीशन ले सकता है, वो भी इस प्लेटफॉर्म को एम्ब्रेस करेंगे। तो ये जो प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग आड़ती हैं वो तो हमारे पास भागे चले आएंगे कि हमने आपके ब्रोकर बनना है, और हमारा एक ब्रोकरिंग का निज़ाम है जिसके थ्रू वो हम उनको इंडक्ट करेंगे और फिर वो अपने कस्टमर्स जिनको वो मंडियों में थोड़ों के ऊपर डील करते थे वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करेंगे। दूसरे वो आड़ती होंगे जो वो स्टेटस को हक करके बैठे हुए हैं,
उनकी वैल्यूडेशन कोई नहीं है, उनकी वैल्यूडेशन यही है कि जद्दी पुश्ती उन्होंने थड़े लिए हुए हैं और वो फैमिली के अंदर उनके चलते आ रहे हैं। हर साल जब भी बोली लगती है उनको राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल होता है और उनके पास वो रह रहे हैं, वो उसको उस निज़ाम को हक करके बैठे रहेंगे। लेकिन ओवर टाइम दिल पैरिश, जब ये निज़ाम, जब लोगों को एहसास होगा फार्मर, इस वक्त आप देखें ना, हमारे मुल्क में तकरीबन 50 से 60 मिलियन टन की सिर्फ ग्रेन प्रोडक्शन होती है। ये 50 से 60 मिलियन टन की ट्रेडेड वैल्यू अगर एक डेढ़ दफ़ा ये हाथ बदले तो तकरीबन 10 खरब रुपए बनती है। 10 खरब रुपए में से मेरे ख्याल में कम से कम 60% मार्केट में आती है, 30-40% फार्मर अपने पास ही रखता है। तो ये 5-6 खरब रुपए की ट्रेडिंग मार्केट में हो रही है, जो ये आड़ती जिसका ऑलमोस्ट दोनों पार्टियों की अगर कमीशन मिलाई जाए तो 8 से 10% लेते हैं। तो जिसका मतलब है 500-600 अरब रुपया इन मिडलमैन की जेबों में जा रहा है। तो या तो ये इस नए निज़ाम का हिस्सा बनेंगे और अपनी कमीशंस को लोअर करेंगे, परहैप्स विल मेक द सेम अमाउंट ऑफ मनी, मे बी इवन मोर मनी, क्योंकि अब ज़्यादा कमोडिटी के साथ डील कर रहे हैं, ज़्यादा फार्मर्स के साथ डील कर रहे हैं, ज़्यादा मिलर्स के साथ डील कर रहे हैं। या फिर ये इनकी जेबों से निकल के फार्मर्स और मिलर्स के पास जाएगा, उनकी फार्मर ज़्यादा खुशहाल होगा, मिलर की कॉस्ट कम होगी और जो प्रोडक्ट्स आप और हम ख़रीदते हैं वो सस्ते होंगे और एक डिफ्लेशनरी इफेक्ट होगा इसका। तो दैट्स ओवरआर्चिंग स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ गोइंग आफ्टर दिस। अभी भी आप देखें पाकिस्तान में टैक्सेशन का जो निज़ाम है, सैलरीड क्लास को तो बेचारों को रगड़ के रख दिया है। एंड सम हाउ फिर हम जब ब्रॉडनिंग की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर इज़ वन बिट जिसकी जीडीपी में भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है और अभी भी वो लेस कंट्रीब्यूट करे टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से भी। आई बिलीव कि ये वाला सिस्टम तो टैक्सेशन में भी काफ़ी इफेक्टिव और एफिशिएंट होगा इन टर्म्स ऑफ यू अंडरस्टैंड कि वेयर इट इज़ कमिंग एंड वेयर इट इज़ गोइंग एंड यू कैन बेसिकली आइडेंटिफाई कि जा कर है। प्रॉब्लम ये है कि जब फार्मर के पास जाए वो कहते जी मेरे पास तो आई नहीं। अभी जैसे आपने वीट का कहा, अभी शुगर केन का भी ये चल रहा है कि गवर्नमेंट ने एक रेट दिया जो कि मार्केट से शायद कम है, क्योंकि रमज़ान चल रहा था तो लोगों की जो गन्ना था जो दिया हुआ था, मिल वालों ने पैसे नहीं दिए क्योंकि गन्ने के पैसे उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उतनी मिले ही नहीं। एट द एंड ऑफ द डे जो फार्मर था वो बेचारा परेशान है क्योंकि मिल वाले ने पैसे रोक दिए क्योंकि उसको आगे से पैसे नहीं मिले उस तरीके से। अब ये जो पूरा निज़ाम है ना, इसमें अजीब सी खिचड़ी सी बनी हुई है। कहीं पे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर देती है, कहीं पे मिल ओनर कोई अपनी बदमाशी दिखाता है, कहीं पे आरती मेन बेनिफिशरी है। कहीं ना कहीं लगता है कि एंड फार्मर को वो रिवॉर्ड नहीं मिलता जो कि जितनी महंगाई में हम एज ए कंज्यूमर चीज़ें ले रहे होते हैं, तो ये मिडल मैन शायद ज़्यादा अपना मार्जिन रख रहे हैं जिसकी वजह से इफेक्टिव है। और सम हाउ ना आप टैक्स बढ़ा सकते हैं ना आप एंड फार्मर की ज़िंदगी पे जाए। अभी मैं जियो का लास्ट ईयर प्रोग्राम देख रहा था, फार्मर भी रो रहे थे कि अगर आपने किया तो वो जो किसान है वो उसका क्या बनेगा। अब वो बेचारा जो हम जैसे लोग जो सैलरी कर रहे हैं, हमारा भी कुछ ना कुछ तो गुजारा ही हो रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। और ख़ास तौर पे फिर अगेन अभी जो आप बातें कर रहे हैं इसमें मे बी पॉलिटिशियंस का भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर तो इसी तरह के बैकग्राउंड से लोग आते हैं एंड इट माइट बी वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको इतने लेवल के ऊपर जाके ये चीज़ अप्लाई करने पे भी मे बी काफ़ी दुश्वारी हो सकती है। बट जो लग रहा है आपकी बातों से, उससे अगर हो जाता है तो इट कैन बी बेनिफिशरी फॉर द कंट्री एज वेल, कि आप एक एंड फार्मर को भी जैसा आप बात कर रहे हैं कि अगर उसको आरती की जगह उसको भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, फिर आपके एंड सिस्टम में टैक्स की एफिशिएंसी भी आ जाए, फिर एक गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस भी कम हो जाए, कि मार्केट डिस्कवरी हो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। अगर तो वाकई शुगर की डिमांड है और प्राइस ऊपर जा रही है तो जा रही है ऊपर। देर शुड नॉट बी एनीवन फ्रॉम द गवर्नमेंट कमिंग कि जी रोज़े हैं तो सब ने जामे चीनी पीनी है तो चीनी तो सस्ती होनी चाहिए। ये कोई तरीका का थोड़ी है। अब ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो चीज़ ने तो ऊपर ही जाना है। जब आप उसको इंटरफेयर करते हैं तो एक डिसरप्शन वैसे ही हो जाती है और कहीं ना कहीं एंड पे वही फार्मर बेचारा जिसकी चीज़ होती है उसको पैसे नहीं मिलते, वही एक रगड़ा कार होता है, बाकी सारे बेनिफिशियरी होते हैं। अच्छा सर, मैं आपका अभी गोल्ड की भी हमने बात की हुई थी, अभी कुछ AMCs भी इस तरह के प्रोडक्ट्स देती हैं, बट आई बिलीव दैट द बेस्ट थिंग टू इफ़ यू नीड टू हैव ए डिजिटल सॉर्ट ऑफ गोल्ड, PMAX में अकाउंट खोल लें, डिजिटल गोल्ड ले लें, जितने आपके पास पैसे हैं, क्योंकि अभी भी आपको पता आज माशाल्लाह 3,40,000 रुपये से ज़्यादा तोला का आपका सोना हो गया है। तो अगर आपने फ्रैक्शन में लेना है, मे बी आपने 20,000 का लेना है, 10,000 का लेना है और आपने फ्रैक्शंस में सिप करना है, यानी सिस्टमेटिकली यू नीड टू जस्ट इन्वेस्ट 10,000 रुपीज़ इन ए गोल्ड। तो जस्ट ओपन एन अकाउंट, 10,000 रुपीज़ डालें, उतना गोल्ड ले लें और लेते जाएँ। और PMAX इज आई थिंक द राइट थिंग टू। बिल्कुल जी, ये हमारा एक डिलीवरेबल गोल्ड का प्रोडक्ट है और ये डिजिटल गोल्ड मैं इसलिए
झिझकता हूँ कहने से कि उसे इम्प्रेशन ये आता है कि पीछे सोना नहीं है, खाली एक कोई डिजिटल चीज़ बना दी है और वो लोग ख़रीद बेच रहे हैं। हमारा जो गोल्ड का डिलीवरेबल प्रोडक्ट है उसमें हम ये सारी डिमांड, उसमें आप 1,000 ऑफ तोला तकरीबन 300-350 रुपये से एज़ लो एज़ 300-350 रुपये आप गोल्ड के अंदर गोल्ड ख़रीदना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप एक सेविंग प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, गोल्ड कैन बी अ ग्रेट प्रोडक्ट। जनरली इट्स कंसिडर्ड एज अ सेफ हेवन एसेट, स्पेशली जब मार्केट में अनसर्टनिटी होती है, पीपल टेंड टू फ्लॉक टू गोल्ड। इसकी वजह से गोल्ड की कीमत भी आजकल ऊपर गई हुई है। तो आज के दिन एक आम आदमी के पास गोल्ड में इन्वेस्ट करने का कोई एवेन्यू नहीं है। या तो ये है कि वो किसी ज्वेलर के पास जाए, एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करे, कोई चूड़ी ले, कोई कड़ा ले, कोई झुमका ले, और ज्वेलर को ट्रस्ट करे कि वो वाकई जेन्युइन गोल्ड दे रहा है, फिर उसकी बनवाई दे, उसकी तोड़वाई दे, जो ओवर टाइम अगर आपको 2-3 दफ़ा इस तरह की साइकिल करें तो आपकी गोल्ड की कीमत ख़त्म हो जाती है। 10-15% हर दफ़ा बनवाई तोड़वाई लेते हैं ज्वेलर्स। तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि आप PMX के ऊपर अकाउंट खोलें और आप 350 रुपये से सोना ख़रीदना शुरू कर सकते हैं, और हम आपके बहाव पे जितनी वो डिमांड एग्रीगेट होती है एक्चुअली सोना ख़रीदते हैं और बैंक के वॉल्ट्स में सिक्योरली उसको रखते हैं। उसकी पहले हम प्योरिटी चेक करते हैं कि वाकई 24 कैरेट गोल्ड है, उसको बैंक के वॉल्ट्स में रखते हैं, फिर उसकी इंश्योरेंस हमने ली हुई है। तो इट्स अ वेरी सेफ प्रोडक्ट। उसमें चैलेंज ये है कि इट्स रीज़न हम इसको भी बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं कर रहे हैं, और इंशाल्लाह करेंगे जब हम इससे रिलेटेड इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे। वो ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर गोल्ड की इम्पोर्ट का बैन है। कि ज़ाहिर है हम अपनी तो हमारी प्रोडक्शन है ही, तो बाहर से आएगा तो यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा मुल्क से। तो चूँकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमेशा इशू चल रहे होते हैं हमारे मुल्क में, तो स्टेट बैंक ने एक ब्लैंकेट बैन लगाया हुआ है। तो लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ऑलरेडी सोना एग्जिस्ट करता है, और कई हज़ार टन सोना एग्जिस्ट करता है हमारे मुल्क के अंदर। तो वो जेवरों की मद में और झुमकों की, चूड़ियों की मद के अंदर बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो हमने किसी तरीके से उस सोने का ऑन रैम्प बनाना है PMX के ऊपर। तो उसमें एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि जिसके पास भी सोना पड़ा हुआ है, स्पेशली चूँकि ये ख़वातीन के पास है, ज़्यादातर ख़वातीन हमारी इनकम टैक्स नहीं फ़ाइल करती हैं, क्योंकि घरेलू ख़वातीन होती हैं, या तो इनहेरिट किया होता है या कोई तोहफ़ों में या शादी में मिला होता है। अब वो हज़ारों तोला, लाखों तोला सोना जो इन ख़वातीन के पास है, उसको किसी तरीके से अगर वो बेचना चाहती हैं, तो एक उनके पास चॉइस ये है कि ज्वेलर के पास जाएं, उसकी तोड़वाई दें, और फ्रैक्शन ऑफ द कीमत उनको मिले। दूसरा ये है कि हम किसी तरीके से ऑन रैम्प बनाएं कि ये जो सारा तोला सोना ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारी मार्केट के अंदर, उन लोगों के पास एग्जिस्ट करता है जिन्होंने इसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी इनकम टैक्स ही फाइल नहीं किया। और ये थोड़ी मकदार में सोना नहीं है, बहुत ज़्यादा सोना है, क्योंकि प्राइमरली एज अ ज्वेलरी सेव होता है और ज़्यादातर ख़वातीन के पास है ये। वी नीड टू फिगर आउट अ वे ऑफ क्रिएटिंग एन ऑन रैम्प ऑन टू PMX। अच्छा, अब उसका फ़ायदा ये होगा कि जब सोना PMX के ऊपर आके ओरिजिनेट होगा, यानी कि पहली दफ़ा बिकेगा, तो उसके बाद से उसकी सारी वैल्यू चेन डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाएगी। किसी ने बेचा, PMX पे ओरिजिनेट हो गया, अवेलेबल हो गया, किसी ने ख़रीदा, उसके बाद उसकी सारी बाइंग एंड सेलिंग, जो भी ख़रीद रहा है, जो भी बेच रहा है, हमें पता है, क्योंकि हर अकाउंट हमारे पास फुली KYC है। अब किसी ने इवेंचुअली कहा कि ओके, मैं अब इसको ट्रेड नहीं कर रहा, मुझे वाकई मैं एक रजिस्टर्ड ज्वेलर हूँ और मुझे 15 तोले 50 तोले सोना डिलीवरी चाहिए उसकी, तो वो एक लेजिटिमेट यूज़ के लिए वो सोने की डिलीवरी हमसे डिमांड करेगा। उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे, उसको कहेंगे जी इसके ऊपर अब आपने GST जमा कराना है हुकूमत को, और आपने जिसको ये डिलीवरी दी है, जिसको भी ये ज्वेलरी बना के बेची है, उसकी कोई तस्वीर या उस जो बायर है जो ख़रीद रहा है आपसे ज्वेलरी, उसका CNIC आपने हमें जमा करवाना है। तो हमने पूरी सोने की वैल्यू चेन को अब डॉक्यूमेंट कर दिया है एक नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जो भी डिलीवरी हो रही है लेजिटिमेट यूज़ के लिए आपकी इकॉनमी में, देन आवर रेगुलेटर नीड्स टू थिंक कि क्या हमने अपने मुल्क के अंदर एक लेजिटिमेट कारोबार और लेजिटिमेट यूज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बंद करना है, या जो लेजिटिमेट यूज़ है, डॉक्यूमेंटेड है, और हमें पता है कि वाकई ये सोना डिलीवर हुआ है और इसके मद में GST भी जमा हुआ है हुकूमत के ख़जाने में, और इसकी एविडेंस भी है कि ये किसने ख़रीदा है, और वो आगे जाके FPR में उसको जमा भी करवाएगा। कम से कम उस सोने को हम सब्स्टिट्यूट कर लें अपनी इकॉनमी के अंदर बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड फ्रॉम आउटसाइड। दैट्स द ओनली वे टू मेक दिस इकॉनमी वर्क, राइट। सो हम
काम कर रहे हैं हुकूमत के साथ, अपने रेगुलेटर को भी हमने लिखा है, बोर्ड के साथ भी मेरी ये डिस्कशंस हुई हैं। सो वी प्लानिंग ऑन अप्रोचिंग स्टेट बैंक के कोई ना कोई एवेन्यू होना चाहिए। ये जो सारा सोना लॉक्ड पड़ा हुआ है इसको किसी तरीके से मोबिलाइज़ करें और PMX के प्लेटफॉर्म पे लेकर आएँ। मैं तो बल्कि कहता हूँ कि पर्सनल मेरा ओपिनियन तो है कि ये सोना बल्कि स्टेट बैंक की वॉल्ट्स में हम रखने को तैयार हैं कि स्टेट बैंक अपने पास रखे, उसको फिर हम ट्रेड करवाते रहें अनलेस कोई लेजिटिमेट यूज़ के लिए उसकी डिलीवरी चाहता है। और जो भी यूज़ हुआ है आपके इकोनॉमी के अंदर सोना, उसको स्टेट बैंक बेशक खुद इंपोर्ट कर ले, अपने पास रखे और उसको बेच दे PMX के प्लेटफॉर्म पे। टर्की के अंदर ही होता है, बहुत सारे मुल्कों के अंदर सोना अब ओरिजिनेट ही एक्सचेंज के ऊपर होता है, उसकी कोई लोकल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। आई थिंक स्टेट बैंक के पास रिजर्व में सोना भी तो पड़ा है एज एन एसेट। जी पड़ा हुआ है, वो एज ए स्ट्रेटेजिक रिजर्व पड़ा हुआ है, बट दैट्स अनदर एवेन्यू ऑफ बिल्डिंग एडिंग ऑन टू दैट स्ट्रेटेजिक रिजर्व। सो अगर ज़रा इसको स्ट्रेटेजिक होकर सोचें तो आई थिंक हमारे मुल्क में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अगर ट्रांसपेरेंसी आ जाए कि ये सोना कहाँ है, किसके पास पड़ा है, कौन इसको ख़रीद बेच रहा है, तो स्टेट बैंक शुड हैव द कॉन्फिडेंस कि आपकी इकॉनमी में एक जो लेजिटिमेट इकनॉमिक एक्टिविटी है उसमें गोल्ड को अब आपने सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि वो कंज्यूम हो गया है। तो अब आपने बाहर से कहीं से लेकर आना है, या तो हमारा रिकोटेक वगैरह से कोई सोना निकलना शुरू हो जाए तो चलो ये नीड पूरी हो जाएगी, लेकिन जब तक नहीं हो रहा दैन वी नीड टू फिगर आउट वे कि हम अपने मुल्क के अंदर एक लेजिटिमेट इकनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए अगर हमें कोई इंपोर्ट करनी पड़ती है तो करें। गाड़ियाँ करते हैं ना इंपोर्ट, क्यों करते हैं? क्योंकि मुल्क में ज़रूरत है उसकी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपोर्ट करते हैं। सो आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि ये कोई लोग होर्डिंग के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो लेजिटिमेट यूज़ के लिए है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को मुल्क में प्रमोट कर रहा है, आपके ख़जाने में GST जमा हो रहा है, उसको तो आप अलाउ करें ना। एक चीज़ जिस तरह हम पाकिस्तान में तो ब्रोकर के पास आप पैसे नहीं रखते, अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है तो CDC में एक वॉल्ट है, आप उसमें जाके रख दें, रिगार्डलेस के ब्रोकर है या नहीं है, आपके वॉल्ट में चीज़ पड़ी हुई है, कहीं नहीं जाती। क्या PMEX में भी कोई ऐसा मॉडल है या ब्रोकर ही है जहाँ के ऊपर आपके फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं? इफ़ फॉर एग्जांपल आई नीड टू बाय गोल्ड फॉर द 2 महीने 3 महीने 4 महीने, ब्रोकर पता नहीं कल को चला जाए, बंद या कुछ हो जाए। ब्रोकर हमारा बिल्कुल भी मनी के फ्लो के अंदर हमारा ब्रोकर बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। दैट्स एक्चुअली वन ऑफ द बेनिफिट्स। हमारा जो इन्वेस्टर है वो एक्सचेंज को डायरेक्टली पैसे देता है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ब्रोकर दे कमिंग थ्रू। ब्रोकर आपका ABC कोई भी हो सकता है, वो एक इंट्रोडक्शन आपको करवा रहा है, एक्सचेंज के ऊपर लेकर आ रहा है, लेकिन पैसे आप हमेशा PMX को देंगे। पैसों की कस्टडी या अंडरलाइंग अगर आपने कोई कमोडिटी ख़रीदी है उसकी कस्टडी भी हमारे पास रहेगी, और जब आप डिलीवरी रिक्वेस्ट करेंगे तो कमोडिटी या गोल्ड की डिलीवरी देनी है या पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, वो PMX आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। तो ब्रोकर जब आप पिक कर रहे हैं खुल के बेफिक्र होके करें, आप देखें कौन आपको बेहतर सर्विस देता है, कौन किसका कमीशन स्ट्रक्चर बेहतर है, उसके साथ आप अपनी ब्रोकरिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें। लेकिन पैसा आपने हमेशा जो भी चेक लिखना है या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है वो हमेशा PMX के अकाउंट में करना है, कभी आपने ब्रोकर के अकाउंट पे नहीं करना, कभी किसी और एंटिटी के अकाउंट पे नहीं करना। और जब आपने पैसा निकलवाएंगे PMX ही आपके बैंक अकाउंट में, हमारे बैंक अकाउंट से पैसे। और जो ऑफिशियल ब्रोकर होंगे वो PMX की वेबसाइट पे देख सकते हैं कौन कौन से ब्रोकर है जिनके साथ एब्सोल्युटली अकाउंट कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं अभी गोल्ड की बात ही हम कर रहे थे, जैसे अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी करते हैं कि किसी तरह अगर हम इसको एक्सटेंड कर सकें, जिस तरह के डिफरेंट एप्लीकेशंस प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे पास भी माशाल्लाह बहुत ट्रैक्शन है। इफ़ वी कैन बिल्ड सम एप्लीकेशन ऑन टॉप ऑफ PMX की एप्लीकेशन रादर दैन अब ये पूरा काम है कि गोल्ड लो, उसको लॉकर में रखो, फिर इसकी कस्टडी और ये सारी चीज़ें हैं। इज़ दिस पॉसिबल कि हम PMEX के प्लेटफॉर्म को लेकर ही एक्सटेंड कर सके अभी के टाइम पे, या कोई रेगुलेशंस वगैरह चेंजेस आपके एंड पे चाहिए होंगे? जी, आज के दिन हमारे वेब APIs हैं जो वी आर प्लानिंग ऑन ओपनिंग इट अप। पहले तो हम सोच रहे थे कि शायद हमें अपनी गोल्ड ऐप बनानी पड़े और वो वाइट लेबल करके हम अपने ब्रोकर्स वगैरह को दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना इंटरेस्ट है गोल्ड, स्पेशली गोल्ड के अंदर, बिकॉज इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इट्स अ ग्रेट सेविंग्स प्रोडक्ट। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी एक्वायर्ड कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको वो ये एक एडिशनल प्रोडक्ट ऑफ़र करना चाहते हैं। तो हमारे बैंकों की तरफ से भी, ये जो मोबाइल वॉलेट्स हैं उनकी तरफ से भी, और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से बहुत डिमांड आ रही है कि आप सिर्फ हमें API दे दें, प्रोडक्ट वगैरह हम खुद ही डेवलप करेंगे। मेरे अपना पर्सनली यही अप्रोच है। आई मीन एक्सचेंज एज अ रेगुलेटेड इदारा भी डायरेक्टली इन्वेस्टर के साथ डील नहीं कर सकता। वी कांट अप्रोच एन इन्वेस्टर ऑन बोर्ड एन इन्वेस्टर, वी हैव टू गो थ्रू अ ब्रोकर। तो उसका एक मॉडल ये है कि आप हमारे ब्रोकर बन जाएं और अपने जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके अकाउंट्स आप हमारे पास खोलें, वो हमें पैसे जमा करवाएं।
दूसरा, अगर आप एक रेगुलेटेड अदारा हैं जिस तरह AMCs होते हैं, वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड का प्रोडक्ट ऑफ़र कर सकते हैं, वो हमसे होलसेल बेसिस पे डील करते हैं। अब जिस तरह ये अलमिज़ान वाले हैं, इनका गोल्ड फंड है, तो उनके हज़ारों हो सकता है लाखों इन्वेस्टर्स हों, लेकिन हमारा उनको वो विजिबिलिटी नहीं है, चूँकि वो एक रेगुलेटेड अदारे हैं, लोगों से पैसे ले सकते हैं, उनके बिहाफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकते हैं, तो वो हमें होलसेल बेसिस पे गोल्ड की डिमांड देते हैं, हम उनके बिहाफ पे लेके उनके टाइटल में गोल्ड वो रख लेते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं। तो मेरा भी अप्रोच यही होगी कि जिनके पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों की, उनके लिए भी ओपन अप अ प्लेटफॉर्म, दे जस्ट हैव टू गेट द ब्रोकरेज लाइसेंस, दैट्स अनफॉर्चुनेटली द रिक्वायरमेंट। या वो किसी एग्जिस्टिंग ब्रोकर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और के पार्टनरशिप उनकी हो, लेकिन ऐप डेवलप कर लें, को ब्रांडेड ऐप डेवलप कर लें, तो उस तरीके से भी प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन इसके अगेन, बिफोर वी ओपन इट अप टू मच, आई वांट टू इंश्योर कि हम इसकी सप्लाई को मैनेज कर सकेंगे। जब ये हज़ारों लाखों मिलियंस ऑफ यूज़र्स को पता चला कि आसानी से आप गोल्ड ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आएगी। एंड आई वांट टू मेक श्योर कि देयर इज़ लेजिटिमेट डिमांड, दैट लेजिटिमेट सप्लाई दैट वी कैन फुलफिल, ताकि इसमें कोई इशू ना क्रिएट हो कल को। तो वही अभी मैं सॉर्ट आउट करने में लगा हूँ। बिल्कुल सही। और ऑब्वियसली सर, जिस तरह जिसके बच्चे छोटे हैं, मे बी ही माइट बी प्लानिंग बिल्डिंग अप सम सॉर्ट ऑफ गोल्ड रादर दैन कीपिंग मनी इन मनी, और मनी की तो वैल्यू ऐसी कम होती जा रही है। सो इफ़ यू कैन बिल्ड सम ऐसे डिजिटली रादर दैन आप गोल्ड होल्ड करके घर में रखना भी एक टेंशन ही है कि पता नहीं गोल्ड कोई लेके भाग ना जाए। तो आई थिंक दिस इज़, और मेरे ख्याल में इसकी बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के अंदर। पीपल आर बेसिकली लुकिंग फॉर सच सॉर्ट ऑफ सोल्यूशंस के जहाँ पे वो इस तरह करके अपने डिजिटली वर्क करें। सर, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 50 मिनट्स। एंड में अगर आप PMEX से रिलेटेड कोई चीज़ अगर लोगों को एंड में बताना चाहें विच यू थिंक कि बतानी चाहिए। नहीं, मैं तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि आई कम अक्रॉस सो मैनी इंसिडेंट्स, सो मैनी स्टोरीज़, जहाँ पे लोगों ने कहीं सोशल मीडिया पे ऐड देख के, कोई टिकटॉक पे ऐड देख के, कोई इंस्टाग्राम पे ऐड देख के एक अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के अंदर लाखों रुपए, कई दफ़ा करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं और उसका कोई रिकॉर्स नहीं है उनके पास। तो मेरी बार बार लोगों से यही गुजारिश होती है कि खुदारा, अगर आपने इन्वेस्ट करना है, पहले तो समझें क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके डायनामिक्स को समझें, उसकी मार्केट को समझें, उसके बाद एक रेगुलेटेड अदारे में करें। देयर इज़ अ रीज़न वाई देयर इज़ अ रेगुलेटर, और देयर इज़ अ रीज़न वाई यू कांट जस्ट गिव योर मनी टू एनी मनी मैनेजर। उसका AMC का अगर आपने एसेट मैनेजमेंट करनी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आपने एक्सचेंज ट्रेडिंग सर्विसेज ऑफर करनी है, आपको एक्सचेंज का लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आपने फ़ंड बनाना है तो आपको प्राइवेट फ़ंड का लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये सारे इसीलिए होते हैं कि ताकि इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए ये सारे हमारा रेगुलेटर ऑपरेट करता है। तो रेगुलेटेड इदारों के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, डायरेक्टली एक्सचेंज के साथ डील करें, उन ओवर लेवरेज ना करें अपने आप को। बल्कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमारा नया इन्वेस्टर एक आता है, अब हमें SCP ने अभी रिसेंटली अलाउ किया कि 10 लाख रुपए तक के आप बहुत एक्सटेंसिव KYC के बगैर, जिस तरह आसान अकाउंट होता है स्टेट बैंक का या PSX के ऊपर सहूलत अकाउंट है, वो 10 लाख रुपए तक का, उसकी बहुत ज़्यादा कि कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम और बड़ी एक्सटेंसिव किस्म का KYC होता है। 10 लाख तक का PMX पे भी नहीं होगा। लेकिन उसके साथ हमने ये मैंडेट किया है कि आप लेवरेज नहीं कर सकते। सो आप सिर्फ 1x लेवरेज पे काम करते हैं, और आपका एक्सपोजर भी हमने कैप कर दिया, 10 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। वो इसीलिए किया है कि जो लोग नए आ रहे हैं और एक एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। कई दफ़ा होता है कि आप एक प्रोडक्ट ले लेते हैं क्योंकि सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है, कई दफ़ा आप ट्रेड हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने किया क्या है, और वो इतनी लेवरेज पोजीशन होती है कि वो बहुत जल्दी आपकी इक्विटी एरोड हो जाती है। तो हम चाह रहे हैं कि पहले लोग आएँ, सीखें, बगैर लेवरेज के काम करें, एक लिमिटेड मार्जिन एक्सपोजर के ऊपर काम करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे इनकी फेमिलियरिटी बढ़ती है, फिर वो लेवरेज अप करें और ज़्यादा ट्रेडिंग करें हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आई थिंक सर एक बड़ा बेनिफिट भी है एक आम इन्वेस्टर को, क्योंकि हमारी ज़्यादातर ऑडियंस PSX के ऊपर इन्वेस्टेड है या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड है। PMEX के ऊपर लोग इसीलिए नहीं आते कि उनको होता है कि इसमें टैक्स बहुत करता है, इसमें कोई इतना खास टैक्स नहीं करता, कोई टैक्स नहीं है, हमारा सिर्फ 5% CGT है, और ये बाय द वे उससे कम है जो कि PSX में कट रहा है। PSX में 15% कटता है CGT के ऊपर, और नॉन फाइलर के लिए आई थिंक अभी भी 15% है, लास्ट ईयर 30% था। लेकिन एक उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो आपके उस पर ज़्यादा पॉइंट्स जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है स्टॉक मार्केट पे, और मैंने 1 लाख का प्रॉफिट किया म्यूचुअल फंड के अंदर, तो PMEX के अंदर खुदा ना खासा मेरा 2 लाख रुपए का लॉस होता है,
तो मेरा कोई टैक्स नहीं कटेगा, क्योंकि 2 लाख रुपया पॉजिटिव। क्योंकि आप जब NCCPL की स्टेटमेंट देखते हैं तो वो आपको बताते हैं आपका PSX का इतना प्रॉफिट है, म्यूचुअल फंड का इतना प्रॉफिट है, और आपका फॉर एग्जांपल PMEX का इतना लॉस है, तो नेट आपका ज़ीरो है, तो मैं कोई टैक्स आपका नहीं काट रहा। और इसी डर खौफ से लोग नहीं आते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर पैसा बंद भी गया तो वो सिर्फ 5% ऑफ द टैक्स है, जो कि PSX और म्यूचुअल फंड दोनों से कम है। तो इतना ज़्यादा नहीं है जितना लोगों ने एग्जेजरेट किया हुआ इसका। एक चीज़ जहाँ पे लोग शायद डिस्करेज होते हैं वो शायद स्प्रेड का है, कि शायद कॉस्ट कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है, और उसकी आपने ऑलरेडी बता दी कि मार्केट मेकर देखिए ने थोड़ा कोई भी रेगुलेटेड अदारा होगा ना, डबल शाह कोई कमीशन नहीं लेता था, फ्री आपसे इन्वेस्टमेंट करवाता था ना, लेकिन लोगों के करोड़ों रुपए लेके भाग गया, तो लोगों को नुकसान हुआ। दे पे द प्राइस सम अदर वे, राइट। सो जो भी जितने भी अनरेगुलेटेड अदारे हैं उनकी कोई कंप्लायंस कॉस्ट नहीं है, उनके कंप्लायंस अफसर नहीं है, कोई रेगुलेटरी गवर्नेंस का ओवरहेड नहीं है। जो एक रेगुलेटेड एक्सचेंज ने जो जिस किस्म का स्टाफ रखना है, जिस किस्म की रिपोर्टिंग करनी है, जिस किस्म के प्लेटफॉर्म्स ऑफ़र करने हैं, जिस तरह की सिक्योरिटी ऑफ़र करनी है अपने प्लेटफॉर्म की, जितने फ़ंड लॉक करके रखने हैं अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब आप ये सारी कॉस्ट निकाल देंगे, हम भी ये जो अनरेगुलेटेड इलीगल एक्सचेंजेस हैं उससे हो सकता है हम सस्ते हो जाएं। लेकिन चूँकि ये सारे ओवरहेड हैं, ये इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए हैं, वी आर स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव। और मैं वैसे अक्सर ये चैलेंज करता हूँ कि ये जितने अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, मुझे ये लगता है कि दे एक्चुअली चार्ज मोर टू द इन्वेस्टर्स, लेकिन वो सिर्फ आपको नज़र नहीं आता। जो इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो दो हैं। एक फ्लोट इनकम, जो पैसे आप रखवाते हैं उसके ऊपर ही आपको कोई रिटर्न नहीं देते। हमारे आपके पास जो पैसे पड़े होते हैं हम आपको उसको रिटर्न भी देते हैं। दूसरा, दे चार्ज इन स्लिपेजेस। जब आप कोई मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो अपनी स्लिपेज छोटी सी ये ऐड कर लेते हैं, और आपकी जो ट्रेड कॉन्ज्यूमेट होती है वो थोड़ी सी एडवर्स प्राइस पे होती है जो मार्केट में चल रही होती है। ये इनकी अपनी स्लिपेज होती है जो इनके जेब में जाता है। तो आई थिंक ये दे फिगर आउट अ वे ऑफ मेकिंग मनी इन अ वे दैट इज़ नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट टू द इन्वेस्टर्स। तो हम चूँकि रेगुलेटेड हैं, हमने सारा ट्रांसपेरेंसी देनी होती है इन्वेस्टर को, तो वो कहते हैं आपकी कमीशन क्यों ज़्यादा है। अच्छा, कमीशन हमारी एक्सचेंज की फीस इतनी ज़्यादा नहीं है, जो कमीशन ब्रोकर्स की होती है ना वो असल में ज़्यादा होती है। हमारे ब्रोकर्स में अब कमीशन हम 0.009% लेते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें जो सर्विसेज हम ऑफ़र करते हैं, तो हमारे कुछ ब्रोकर्स हैं वो शायद इतनी 0.09 या 0.01% कमीशन लेते हो। कुछ हमारे ब्रोकर्स हैं जो ज़्यादा भी लेते होंगे, 0.1 भी लेते होंगे, हो सकता है 0.5 भी लेते हो, 1% भी लेते हो, मुझे नहीं पता क्योंकि हम उसको रेगुलेट नहीं करते। लेकिन ये आप पे इन्हिसार है इसका कि आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, ब्रोकर्स के साथ बात करें, देखें कौन सस्ता ब्रोकर है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ब्रोकर आप वो चूज़ करें जो आपको बेस्ट कमीशन आपसे चार्ज कर रहा है और आपको अच्छी सर्विस दे रहा है, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा है। ट्रेडिंग आपने खुद करनी है, आपकी ज़िम्मेदारी है। कभी आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड किसी ब्रोकर को नहीं देना, उसके किसी स्टाफ को नहीं देना, किसी एम्प्लॉय को नहीं देना। ये भी हमारे पास बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं। तो ये सारा कंट्रोल आपके पास है, और हम रिकॉर्डेड लाइन के ऊपर आपको ये मैसेज कम्युनिकेट भी करते हैं कि आपने यूज़र नेम पासवर्ड किसी को नहीं देना, आपने डायरेक्टली खुद ट्रेड करना है, जो भी करना है। तो अगर आप इन बातों का ख्याल रखें और सोच समझ के करें, ओवर लेवरेज ना करें अपने आप को, तो देयर इज़ नो रीज़न व्हाई दिस कैन नॉट बी अनदर asset class that you can make a lot of money in. ग्रेट। आखिर में सर, क्योंकि फॉरेक्स फंडामेंटल्स के ऊपर हमारा पूरा डैशबोर्ड है, अगेन हमने पब्लिक नहीं किया हुआ बिकॉज ऑफ देयर आर सो मैनी रेगुलेशंस जहाँ पे वो चेक एंड बैलेंस रख रहे होते हैं, बट इट्स प्योरली डाटा जिसके ऊपर इवन ये जितनी मेजर करेंसीज हैं, इट्स ए प्योर साइंस। ये नहीं है आपने बस लेवरेज आया, आपने इधर डाला तो इधर पैसा बन गया। देयर इज़ ए प्योर साइंस एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके पीछे क्या डायनामिक्स हैं जिसकी वजह से पोटेंशियली वो एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। इज़ देयर एनी वे ऑफ बेसिकली पार्टनरिंग विद PMEX? क्योंकि वो डाटा पोर्टल इटसेल्फ मैं बाद में आपको उसके सेपरेट प्रपोजल भी दे दूंगा, बट वी वांटेड टू एफिलिएट समवेयर जहाँ पे आपका एक प्योर लेजिट वे में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, एंड पीपल हु आर एक्चुअली लुकिंग टू अंडरस्टैंड और टू गेट एजुकेटेड कि इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर अगर उन्होंने पैसे बनाने कुछ करने हैं, हाउ दे नीड टू लर्न ऑल द साइंस बिहाइंड इट सो दैट दे आर वेल प्रिपेयर्ड कि वो जाएँ और अपनी इन्वेस्टमेंट को एक मेंटली सुकून पेशेंस से देखें कि पैसे बन भी रहे हैं। ऐसा ना हो कि बस वो एक वॉलेटिलिटी की वजह से जा रहे हैं, पैसा डुबो रहे हैं, फिर जा रहे हैं, आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एजुकेशनल अगर उनको इंटेंट और उनका जो पूरा ऑब्जेक्टिव है, अगर हम किसी तरह उनको एक पूरे
वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन के थ्रू एक मार्केट में लेके जाएं, ना सिर्फ वो उनका अपना एक्सपीरियंस बेहतर करेगा बल्कि वो मे बी ए वर्ड ऑफ माउथ टू ऑल अदर पीपल एज वेल। भाई ये भी एक ऐसी डोमेन है जहाँ पे आप कर सकते हो। और अगेन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जहाँ PSX ऑलरेडी काफ़ी माशाल्लाह देख रहे हैं हम, काफ़ी ज़्यादा लोग नए आए हैं, म्यूचुअल फंड पे भी आप काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रही है। मे बी PMEX नीड टू कम। बेशक आपका वॉल्यूम बड़ा ऊपर है लेकिन आपकी इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन और जो विजिबिलिटी है वो कंपैरेटिवली कम है। इन तीनों एसेट क्लासेस को अगर आप वेल्थ बिल्डिंग के लिए यूज़ करें, लो रिस्क म्यूचुअल फंड इधर चले जाएं, वेल्थ बिल्डिंग इन ए कंपनी इधर चले जाएं, मे बी गोल्ड के अंदर आपने लेना है तो आप इधर चले जाएं, इन तीनों को आप एक जगह पे देखकर आप एक ज़बरदस्त किस्म की अपनी वेल्थ बिल्डिंग कर सकते हैं। आई थिंक इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जो अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं की किसी ने। इस वक्त जितने एसेट्स में आपने इन्वेस्ट करना है, अगर PSX की करना है एक अलहदा आपका पूरी जर्नी है, PMX में करना है एक अलहदा जर्नी है, गोल्ड में करना है एक अलहदा जर्नी है, रियल एस्टेट में करना है एक अलहदा जर्नी है, म्यूचुअल फंड में करना है एक अलहदा जर्नी है, एंड दिस नो कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ वन। एक तो हर जगह जाके आपको ऑन बोर्डिंग करनी पड़ती है, एक ऑनरस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारी चीज़ें कंसोलिडेट हो जाएं और एक ही प्लेटफॉर्म से आप इन सारे एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकें और मोर इम्पॉर्टेंटली इन इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर सकें और आपकी विजिबिलिटी हो इसमें, आई थिंक इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ बिजनेस अराउंड इट, वेरी कमर्शली viable business around it. So partnerships, as long as it's about raising awareness in investors around products, contracts that we offer on PMX, I am totally on board. We'll figure out a way of how to make that happen. मैं आपको ये भी इंकरेज करूँगा कि हमारे ब्रोकर्स को भी अप्रोच करें। हमारे 70-80 के करीब गालपन ब्रोकर्स हैं, तो उनको अप्रोच करें, उनके थ्रू पार्टनर करें, क्योंकि जो मेन ओनस है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वेस्टर एक्विजिशन की और इन्वेस्टर सर्विसिंग की, वो ब्रोकर की है। हम एक प्लेटफॉर्म है, एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है जो सारे ब्रोकर्स को एक इक्वल एक्सेस देते हैं। तो लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि हमारे ब्रोकर्स चंद ब्रोकर्स को अलहदा अगर हम रखें तो मेजॉरिटी ऑफ द ब्रोकर्स आर नॉट savvy enough to do the kind of acquisition that is needed by today's standards. और जो हमारा यूथ है या जो लोग अब इस लेवल पे आ रहे हैं कि उनके पास रिस्क कैपिटल है और वो मुख्तलिफ एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको एक्वायर करना और उनको सर्विस करना बहुत चेंज हो गया है। ये 1970, 80, 2000 आज से 20 साल वाले तरीक़ों से नहीं होगा। अब डिजिटली एक्वायर करते हैं, डिजिटल ऑन बोर्डिंग करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, डिजिटली आप उनको एजुकेशन भी देते हैं, उनके साथ आप मार्केट का नॉलेज भी शेयर करते हैं। तो जब तक ये ब्रोकर्स अडेप्ट नहीं होते इस नए तरीके से इन्वेस्टर्स एक्वायर करने का, उनको सर्विस करने का, तब तक हमारी मार्केट ग्रो नहीं करेगी। तो अभी आप PSX और PMX को ले लें, टोटल मिला के हमारे पास 3-4 लाख के करीब इन्वेस्टर होंगे इन अ मुल्क दैट हैज़ 240 मिलियन पीपल। और चलो सारे को छोड़ें, जो जिनके पास ऐसी डिस्पोजेबल इनकम है वो लाखों में नहीं हो सकता, वो करोड़ों में ही होंगे वो नंबर। और स्पेशली जब आपने इन्वेस्टमेंट को इतना छोटा कर दिया कि आप 350 रुपये से किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप 10 रुपये का शेयर ख़रीद सकते हैं किसी कंपनी के अंदर, सो देन योर मार्केट इज़ मच लार्जर देन व्हाट वी करंटली हैव, एंड दीज आर नंबर्स एंड नोबडी इज़ प्राउड ऑफ, राइट। तो वो इसी तरह से बढ़ेगा नंबर जब हम आप जैसे इदारों के साथ, आप जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ, अभी आपने मुझे डेमो दिया था, आई वाज वेरी इम्प्रेस। आई फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कैपिटल मार्केट्स का बंदा, मुझे नहीं पता था कि ऐसा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। सो आई थिंक आप बहुत पोटेंशियल है आपके प्रोडक्ट के अंदर, इसको आप लेके जाएं लोगों को। तो सर ये आइडिया आपका, मैं ये भी सोच रहा था कि किसी तरह अगर इसी को कंसोलिडेट कर लें, रादर देन बिकमिंग ए ब्रोकर और बिकमिंग एन AMC और बिकमिंग some sort of PMEX का broker, why not we basically integrate everyone on the single platform, कि लोगों की इन्वेस्टमेंट और मे बी यू नीड टू डिपॉजिट ए मनी एंड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, डू इट। आपने म्यूचुअल फंड में करना है, डू इट। आपने गोल्ड में कुछ लेना है तो ले लो, मे बी आपने डॉलर लेना है तो आप डॉलर को भी लेकर रख लो। क्या इसमें क्या कर सकते? देखिए, ये तो अब आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कशन चल रही है। आई डोंट नो इफ इट विल बी पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट और नॉट, बट देखिए, जहाँ पे वो मुश्किल होता है ना काम, ब्रोकरेज का लाइसेंस लेना, वहाँ पे मुझे समझ आती है आप कंसोलिडेशन में चले जाते हैं, हम कहते हैं यार हम सारों को इक्वल एक्सेस देते हैं। लेकिन जहाँ पे आसान है, PSX का ब्रोकर बनना को बहुत मुश्किल नहीं है, PMX का ब्रोकर बनना बहुत मुश्किल नहीं है, सोना भी PMX के ऊपर ही आपको मिल जाएगा। AMC का लाइसेंस भी कोई इतना बहुत ज़्यादा ऑनर्स नहीं है, उसके साथ आप किसी के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, कोई आप मैनेजमेंट फ़ी शेयर कर सकते हैं।
तो खैर ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं बिज़नेस को ग्रो करने की। एक स्ट्रैटेजी ये है कि आप एंड टू एंड सारी सर्विस दें और लास्ट माइल भी आप कवर करें, अकाउंट भी आप खोलें और उनको मैनेज भी आप करें, ब्रोकरिंग भी आप करें, ब्रोकर कमीशन भी आप हो। दूसरा ये है कि आप अपने प्लेटफॉर्म को ओपन अप कर दें, वाइट लेबल करके जो आ रहा है उसको ऑफ़र करते जाएं, या एक ही प्लेटफॉर्म से लोगों को चॉइस दे दें कि वो 25 ब्रोकर हैं उनमें से कोई चूज़ करें। तो लेकिन जनरली मैं समझता हूँ कि हमारा इन्वेस्टर जो है ना उसको आसानी चाहिए बहुत। उसको जब भी आप इस चक्कर में डालेंगे कि यार चूज़ करना है तुमने, ये ए ब्रोकर ए चूज़ करना है, बी करना है, सी करना है, you have created a layer of friction that was unnecessary. In sophisticated markets it makes sense. हमारे तो है कि यार आपका अकाउंट खुल गया, आपने हमारे साथ अकाउंट खोला है, हमने 5 जगह आपका अकाउंट खोल दिया है। आप एक ही प्लेटफॉर्म से PSX भी ट्रेड कर सकते हैं, PMX के फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटी भी ट्रेड कर सकते हैं, सोना भी खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जितनी ये यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर होगा, स्ट्रीमलाइन होगा और सिंपल होगा, उतनी ज़्यादा ये प्लेटफॉर्म परवेसिव होगा, उतना ज़्यादा इन्वेस्टर इंटरेस्ट आएगा। हमारा चैलेंज ही ये है कि हम लोगों को इसी चक्करों में डाल देते हैं, आप ब्रोकर कड़ा चूज़ करिए, कौन ईमानदार है, किसकी कमीशन कम है, किसकी कमीशन ज़्यादा, ये इन रोलों से निकालें लोगों को। तो अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सारा आपने डेटा कंसोलिडेट किया हुआ है, ऑलरेडी इन्वेस्टर बेस है, फॉलोइंग है, उसको लेवरेज करें, उसको सारी सहूलत एक ही रूफ के अंदर ऑफ़र करें। And there's no reason why you won't become the biggest broker of PSX or biggest broker of PMX in a span of a few months. नीचे सर, थैंक यू वेरी मच, एक कवर हो गया है। आई होप आप सब लोग जो PMEX के थ्रू या अभी भी आप अनरेगुलेटेड किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे थे, आई थिंक PMEX इज़ ऑफरिंग एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे आप बड़े सिक्योरली आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो आपको लॉसेस का डर है, आई थिंक अगर आप इंटेलिजेंटली देखें, ऑलरेडी आप स्टॉक मार्केट में और आप किसी अनरेगुलेटेड ब्रोकर के पास हैं कि वहाँ पे मेरा लॉस होता है या होता है, एटलीस्ट जो आपका रिस्क होता है, जो लॉस का होता है, वो PMEX में ज़्यादा कवर्ड है क्योंकि आपका CGT में वो एडजस्टेबल है। तो इसी चीज़ को अगर आप ले लें तो आई थिंक दिस इज़ ए बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। अनप्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से बाहर पैसे भेजना, फिर पैसे बन भी गए, वापस ला के वाइट का मनी को ब्लैक और ब्लैक को मनी को फिर वाइट करने की स्ट्रेटजी ढूंढना कोई फ़ायदा मंद नहीं है। आई होप ये पॉडकास्ट आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी आपकी सजेशन, क्वेरी कुछ भी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।